होम अप्लायंसेज ब्रांड वर्लपूल ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि उसकी पेरेंट कंपनी वर्लपूल कॉर्प अपनी इंडियन सब्सिडरी में स्टेक 20% तक कम करेगी। इस सेल से कंपनी को $550 to $600 मिलियन रेज होने की उम्मीद है, जो मिड 2025 तक कंप्लीट हो सकता है। ये मूव शेयरहोल्डर वैल्यू और बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया है। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा और चेयर जेरोम पवेल ने क्लियर किया कि रेट्स कट करने में कोई जल्दी नहीं होगी। इसके वजह से इंडियन रुपी थर्सडे को वीक ओपन होने की संभावना है। 1 मंथ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड के मुताबिक रुपी 86.57 to 86.58 के बीच ओपन हो सकता है, जो वेंसडे के 86.54 से थोड़ा वीक होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज MCGS-MSME अप्रूव किया है, जो 100 करोड़ रुपीस तक के लोन्स फैसिलिटेट करेगा। ये लोन्स प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज के लिए दिए जाएंगे। NCGTC इस स्कीम के अंडर 60% लोन गारंटी प्रोवाइड करेगा, जो MSMEs के ग्रोथ में मदद करेगा। अहमदाबाद बेस्ड कपल रिद्धि और रिपल शर्मा ने 2020 में बेबी ऑर्गानो स्टार्ट किया, जिसमें आयुर्वेदा और मॉडर्न बेबी केयर का कॉम्बिनेशन किया गया है। ये स्टार्टअप आयुर्वेदा बेस्ड किड्स वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाता है और अब तक 1 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स सर्व कर चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का 7 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया। तीर्थ गोपिकन के शेयर्स 5% तक ऊपर जाके 479 रुपीस एंड 55 पैसे तक पहुंच गए, जो पिछले 456 रुपीस एंड 75 पैसे से बड़ा जंप है। ये तेजी दबाई जैब कंपनी ने NHPC से 2.99 करोड़ रुपीस का रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट सिक्योर किया। ये प्रोजेक्ट यूपी और उत्तराखंड में PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर एक्सिक्यूट होगा और 5 साल तक O&M भी शामिल होगा। हीची एनर्जी इंडिया के शेयर्स 20% तक सर्ज कर गए जैब कंपनी ने Q3 FY25 में 137 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो 496% YoY ग्रोथ है। रेवेन्यू भी 27% बढ़ा और 1620 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एनर्जी सॉल्यूशंस और डिजिटल सिस्टम्स की डिमांड से कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव रही। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर्स 1290 रुपीस तक पहुंच गए, जो पिछले क्लोज 1261 रुपीस एंड 65 पैसे से 2.25% ऊपर है। कंपनी को वेस्टर्न रेलवेज में 38.9 किलोमीटर ट्रैक गेज कन्वर्शन का EPC टेंडर मिला है, जो 262.28 करोड़ रुपीस का है। इसमें सिविल वर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट्स शामिल है और प्रोजेक्ट 24 महीनों में कंप्लीट होगा। इंडिया का सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश रूल के दौरान प्रेजेंट किया गया था। ये जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर और इंडियन काउंसिल के फाइनेंस मेंबर थे। विल्सन ने इंडिया में इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट भी शुरू किया था। वहीं उन्होंने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन भी एस्टैब्लिश की थी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA वी अनंता नागेश्वरन ने अपकमिंग इकोनॉमिक सर्वे के बारे में लिखा कि ये फ्रूटफुल पॉलिसी इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करेगा। उनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन का एरा मोस्टली खत्म हो चुका है और इंडिया के पास वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप करने का मौका है। सर्वे में AI का जॉब मार्केट पे इम्पैक्ट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी कंसिडर किए गए हैं। ब्लैक बॉक्स के शेयर्स 5% गिरकर 526 रुपीस एंड 80 पैसे तक आ गए, जबकि कंपनी ने अलग अलग इंडस्ट्रीज से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स रिसीव किए हैं। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिमांड बढ़ रही है, जिसमें US से 250 करोड़ रुपीस का हाइपरस्केल सॉल्यूशंस ऑर्डर भी शामिल है। मुंबई बेस्ड कंपनी गवर्नमेंट और हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स 3% तक ऊपर गए,
जब हिंदुस्तान गेटवे कंटेनर टर्मिनल कांडला ने ट्यूना टेकरा कंटेनर टर्मिनल के मरीन पैकेज डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए 1283 करोड़ रुपीस का EPC वर्क ऑर्डर दिया। ये प्रोजेक्ट 29 महीनों में कंप्लीट होगा। मैरिटाइम और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वोल्टास LTD के शेयर्स 13.1% गिरकर 1430 रुपीस तक आ गए जब CEO प्रदीप बख्शी ने अनाउंस किया कि वो अगस्त 2025 में रिजाइन करेंगे। इसके बावजूद कंपनी ने Q3 FY25 में 18% रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की और 131 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट वापस कमा लिया। मार्केट में वोल्टास को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट स्टांस पे फोकस कर रहा है। सेंसेक्स 631.55 पॉइंट्स बढ़कर 76,532.96 पार क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 205.85 पॉइंट्स ऐड करके 23,163.10 पार क्लोज किया। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भी 3.3% और 2.3% का रिबाउंड देखने को मिला। बजाज ऑटो VR इंफ्रास्पेस के शेयर्स 4.9% बढ़कर 315 रुपये पर पहुंच गए, जब उन्होंने केवडिया कंस्ट्रक्शन के साथ 114.23 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया। प्रोजेक्ट तमिलनाडु के डिंडुगुल सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर है, जिसमें अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नए प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट स्टॉक्स पे पॉजिटिव हो सकता है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने Q3 FY25 में 321% का जबरदस्त YoY प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट किया। रेवेन्यू भी 24.7% बढ़ा और EBITDA 57.88% जंप हुआ, जो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 27,286 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। कंपनी ने पद्मजा चुंदुरु को 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। गोल्ड थर्सडे को नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा, क्योंकि इन्वेस्टर्स US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ प्लान्स और इन्फ्लेशन डेटा का वेट कर रहे हैं। स्पॉट गोल्ड सिर्फ 0.1% बढ़कर $2,761.59 पर आउंस तक पहुंच गया। US गोल्ड फ्यूचर्स भी 0.1% चढ़कर $2,773.30 हो गया। मार्केट का प्रीमियम स्पॉट रेट से $12 ज्यादा रहा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने अपने 1-1 बोनस इशू का रिकॉर्ड डेट 31 जनवरी 2025 फिक्स किया है। पहले अलॉटमेंट डेट 3 फरवरी थी, पर अब IC 1 फरवरी कर दिया गया है, क्योंकि बजट डे को ट्रेडिंग डे डिक्लेयर किया गया। इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे नजर रखनी चाहिए। फाइनेंस बिल बजट में प्रपोज्ड सभी टैक्स रिलेटेड चेंजेस को इंक्लूड करता है, जैसे कि नए इनकम टैक्स स्लैब्स या सरचार्जेस। एप्रोप्रिएशन बिल गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ करने की अथॉरिटी देता है। मनी बिल में टैक्सेशन, बोरोइंग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं। बजट समझने के लिए इन बिल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। गवर्नमेंट ने थर्सडे को पार्लियामेंट के बजट सेशन से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में यूनियन मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, JP नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और L मुरुगन शामिल हुए। कांग्रेस से जयराम रमेश, TMC से सुदीप बंद्योपाध्याय और BJD से सस्मित पत्र भी मीटिंग में मौजूद थे। बजट सेशन में क्या नए पॉलिसी चेंजेस देखने को मिलेंगे, इस पे नजर बनी रहेगी। टाटा ग्रुप की होम अप्लायंसेस कंपनी वोल्टास के शेयर्स Q3 के वीक अर्निंग्स के बाद 13% गिर गए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 130.8 करोड़ रुपीस रहा, जो CNBC TV 18 के 155 करोड़ रुपीस के एस्टिमेट से कम था। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा और Q3 EBITDA मार्जिन सिर्फ 6.4% रही, जबकि एस्टिमेट 7.1% था। यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स में मार्जिन गिरने से डॉक्टर कामिनी सिंह, जो लखनऊ की एक PhD स्कॉलर है,
उन्होंने मोरिंगा बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स जैसे पाउडर्स, ऑयल्स और सप्लीमेंट से 1.75 करोड़ रुपीस का एनुअल टर्नओवर अचीव किया। सस्टेनेबल फार्मिंग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के थ्रू वो फार्मर्स को एम्पावर कर रही है। उनका कहना है कि सच्ची सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब आप अपना काम दिल से करें। आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज के शेयर्स टैब ऊपर चले गए जब उसके सब्सिडरी सिक्सम ने भुवनेश्वर में एक नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया। कंपनी ये 3000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट वेफर फैब्रिकेशन प्लांट और ईवी, एनर्जी स्टोरेज और डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज के लिए कर रही है। क्या ये केमिकल सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाएगा? स्पाइसजेट की क्रेडिट रेटिंग कैरेज रेटिंग्स ने BB तक अपग्रेड कर दी है और आउटलुक स्टेबल दिया है। ये पिछले 3 महीनों में दूसरी बार अपग्रेड है। एयरलाइन की लिक्विडिटी इम्प्रूव हो रही है और 3878 करोड़ रुपीस की फंडिंग से कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ी है। क्या स्पाइसजेट का टर्न अराउंड सक्सेस होगा? केयर रेटिंग किसी लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और उसकी ऑब्लिगेशंस पूरी करने की कैपेसिटी का असेसमेंट होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये इवैल्यूएट करती है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना या उसको लोन देना कितना सेफ या रिस्की हो सकता है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले रेटिंग्स का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। यूनियन बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो देश का भविष्य तय करता है। ये रिसोर्स एलोकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स और पब्लिक वेलफेयर का रोड मैप देता है। सही प्लानिंग से ये बिजनेस ग्रोथ और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करता है। हर इन्वेस्टर को बजट ट्रेंड्स का एनालिसिस करना चाहिए। केनरा रेल इंजीनियरिंग LTD, जो रेलवे साइडिंग्स का टर्न की बिजनेस करती है, ने Q3 FY25 में अपनी नेट सेल्स 5% बढ़कर 152.21 करोड़ रुपीस कर दी। नेट प्रॉफिट 518% का जबरदस्त जंप लेकर 6.43 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। दिसंबर 2024 में FIS ने कंपनी के 1.6 लाख शेयर्स खरीदे। क्या ये स्टॉक आगे और ऊपर जाएगा? अडानी एंटरप्राइजेस का Q3 नेट प्रॉफिट 58 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल के 1888 करोड़ रुपीस के म्यूकेबल 97% गिर गया। रेवेन्यू भी 9% गिरा और 22,848 करोड़ रुपीस पे आ गया। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयर्स लगभग 3% गिर गए। इन्वेस्टर्स को अब अडानी ग्रुप के आगे के प्लान्स और मार्केट ट्रेंड्स पे नजर रखनी चाहिए। जोहो कॉर्प के फॉर्मर CEO श्रीधर वेम्बू ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की अफवाहों को डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा, मैंने सुना कि मेरे पॉलिटिक्स में आने की न्यूज चल रही है। इस पे मुझे जोर जोर से हंसना पड़ा। वेम्बू अब चीफ साइंटिस्ट का रोल संभल रहे हैं और उनका कहना है कि उनके पास पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। – 2020 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंडिया की सबसे लंबी बजट स्पीच दी, जो 2 घंटे 42 मिनट तक चली। 2019 में उनकी स्पीच 2 घंटे 17 मिनट की थी। अरुण जेटली 2018 और मनमोहन सिंह 1991 भी लॉन्गेस्ट स्पीचेस लिस्ट में शामिल है। सबसे छोटी स्पीच सिर्फ 800 वर्ड्स की थी, जो 1977 में हीरूभाई पटेल ने दी थी। 1.1 Solutions Ltd ने इंडिया बेस्ड बिजनेस प्रोसेस कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट BPCM को 261 करोड़ रुपीस में एक्वायर करने का प्लान अनाउंस किया। एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट भी साइन हो चुका है। क्या ये मूव कंपनी के स्टॉक को ऊपर ले जाएगा? सेलिको गैजेट्स ने जेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की है ताकि नए गूगल टीवी, QLED और मिनी LED स्मार्ट TVs बनाए जा सके।
ये मूव इंडियन हाउस होल्ड्स के डिमांड के अकॉर्डिंग किया गया है। क्या ये पार्टनरशिप Xiaomi और सैमसंग को टक्कर दे पाएगी? AIF का मतलब है ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स के बाहर होते हैं, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल। ये मेनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं। क्या आप AIF इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करेंगे? अपोलो माइक्रोसिस्टम्स और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने एक 5-year MOU साइन किया है, जिसमें दोनों मिलकर अंडर वाटर वेपन्स, माइंस, कम्युनिकेशन और एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाएंगे। डिफेंस और नॉन डिफेंस सेक्टर के लिए ये टाई अप गेम चेंजर हो सकता है। क्या इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में नया बूस्ट आने वाला है? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है। एक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों होते हैं। स्टॉक से ग्रोथ मिलती है और बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देते हैं। ये फंड्स अन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है, जो रिस्क कंट्रोल करना चाहते हैं पर रिटर्न भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। क्या आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है? अवलो टेक्नोलॉजीज का स्टॉक 645.4 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी PCB डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देती है। 29 जनवरी को एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 1.11% स्टेक लिया, जबकि HDFC फोकस्ड 30 फंड ने 1.12% स्टेक बेच दिया। अवलो अपने Q3 रिजल्ट्स 5 फरवरी को अनाउंस करेगा। क्या ये स्टॉक रैली करेगा या FIR और डिप देखने को मिलेगा? बजट एस्टिमेट मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का प्रिडिक्शन। ये एस्टिमेट्स प्री बजट कंसल्टेशंस के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। FIR मीडिया में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं जो अपडेटेड प्रोजेक्शंस देते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना जरूरी है क्योंकि बजट मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व और चेयरमैन जेरोम पावेल पे ब्लेम डाल दिया कि उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम खुद क्रिएट किया और अब सॉल्व नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने कहा, मैं इसे फिक्स करूंगा बाय अनलीशिंग अमेरिकन एनर्जी प्रोडक्शन, रेगुलेशन हटकर, ट्रेड बैलेंस करने और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट डीन से। ये स्टेटमेंट टैब आया जब फेड ने इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखा। क्या ट्रंप सच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे या ये सिर्फ इलेक्शन ड्रामा है?